अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज जो है वो खत्म हो गई है और ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत गई है। लेकिन सबसे मजे की जो बात हुई है वो ये हुई है कि फाइनली रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खड़े होकर एक 168 रन की खूबसूरत पार्टनरशिप लगाई, जिसके अंदर 121 रन किए रोहित शर्मा ने और 74 रन आई गेस रन किए विराट कोहली ने जो है अपने पहले दोनों मैचों के अंदर जीरो किया था। और विराट कोहली ने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो डक्स किए, वो भी लगातार, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फिर ऊपर से प्रेशर आ गया था। लेकिन जब आज उसने पहला रन किया तो उसने साथ उसको सेलिब्रेट किया कि यस फाइनली आई डिड इट, और फिर वो भाई खड़ा हो गया रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है जारी बात है एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इनकी जो है वो क्रिकेट स्किल्स आपस में जो है वो मैच करती हैं, साइकी मैच करती है, लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। और इसी तरह यही हुआ कि जब विराट कोहली आया, विराट कोहली ने शुरू में थोड़ा चार्ज किया ताकि वो जो अपना उसने एक कॉन्फिडेंस गेन करना था वो उसने किया। उसके बाद उसने सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन की और जो बॉल मिली उसको बाउंड्री के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा द हिटमैन ने अपना वही काम किया कि भाई दे दे मार 4.5। उसने अपनी 121 रन की इनिंग खेली और आखिरी सीरीज है विराट कोहली और रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में, और एंड दे सेलिब्रेटेड वेल। भाई उन्होंने जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट किया। फैंस ने उनका बहुत खूबसूरत किस्म का साथ दिया है, हर बॉल के ऊपर, हर सिंगल के ऊपर, हर बाउंड्री के ऊपर उन्होंने चीयरिंग की है, सपोर्ट किया है, हल्ला गुल्ला किया है, इंजॉय किया है विराट कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग को। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आज के मैच के अंदर दो चेंजेस की गई थी। अर्शदीप सिंह को बिठा के प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया था, और साथ एक और मेरे ख्याल में रेटियो की बिठा के कुलदीप यादव को मौका दिया गया था। लेकिन बात वहीं पे है कि भाई क्यों अभी तक हर्षित राणा क्यों है भाई टीम में? ठीक है वो जो है विकेट ले रहा है बट ही इज टू मच एक्सपेंसिव। आज जो है उसने बॉलिंग कुछ थोड़ी अच्छी की थी, मेरे ख्याल में 8 ओवर में कोई 4.5 की इकॉनमी के साथ उसने रन दिए थे। लेकिन एक्सपेंसिव वो है, पिछले मैच के अंदर भी वो बड़ा एक्सपेंसिव रहा था, पहले मैच के अंदर भी वो बहुत एक्सपेंसिव रहा था। उसके साथ फिर अगर आपने उसको एज अ ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है तो फिर तो वो बिल्कुल फॉल ही नहीं ना करता, क्योंकि वो बैटिंग के अंदर तो कुछ करके दे नहीं रहा और साथ ही साथ जो है वो फिर बॉलिंग के अंदर भी मार खा रहा है। लेकिन खैर आज जो है वो कुलदीप यादव को जो है वो मौका दिया गया था। कुलदीप यादव ने 10 ओवर के अंदर मेरे ख्याल में 50 रन दिए और एक आउट किया। शुरू के अंदर मिचेल मार्श ने उनको बड़ा अच्छा चार्ज किया था, उसके बाद मैट शॉर्ट ने भी उन्हें बहुत अच्छा खेला था, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं। ठीक है 10 में 50 कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो उनकी लेगेसी है कुलदीप यादव की, जिस तरह उन्होंने एक अभी रिसेंटली टूर लगाया है, ये जो एशिया कप का एक टूर्नामेंट खेला है वो बहुत खूबसूरत था। उसके अंदर वो 4 ओवरों के अंदर 10 स्कोर दे रहे हैं, 12 स्कोर दे रहे हैं, 16 स्कोर दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो उन्हें एशिया कप के अंदर हाईएस्ट स्कोर लगा वो 32 के 33 लगा, इससे ज्यादा उन्हें नहीं लगे। उसके बाद वो विकेटें लेते रहे हर मैच के अंदर, 2 आउट, 3 आउट, 4 आउट, 5 आउट भी किए उन्होंने। तो वो जो है ना एक माइंड सेट बना हुआ था कि खिलाना चाहिए, और वाकई में खिलाना चाहिए था। ये तो गौतम गंभीर का पता नहीं कोई उतर उतर लगता है कहीं दूर दराज से कि राणा जी को खिलाना, राणा जी के बगैर जो है वो हमारी टीम पूरी नहीं होती। और पाकिस्तान को भी अगर देखो ना, पाकिस्तान T20 के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था कि भाई ऑलराउंडर्स खिलाएंगे तो मैच जीतेंगे। लेकिन इतना ज्यादा डिपेंड करना ऑलराउंडर्स के ऊपर वो अच्छा नहीं है। अब इंडिया के पास जो है वो T20 के अंदर 3 प्रॉपर बॉलर खेलते हैं, उसके साथ जो है फिर उनका एक बॉलर, एक स्पिनर, और साथ वो क्या नाम है उसका, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जो है वो साथ मिलके बॉलिंग कर देते हैं। तो वो उनके 6 बॉलर जो है मिलके अपना, जो अक्षर पटेल भी शामिल है, 3 प्रॉपर बॉलर जिसके अंदर बुमराह, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, ये 3 बॉलर होते हैं। उसके बाद दुबे, ये अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या मिलकर जो है वो बाकी के 12 ओवर करते हैं। तो इस तरह उनके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म बन जाता है कि भाई उनके 4 बॉलर्स ने मिलकर तकरीबन 12 से 14 ओवर करने हैं, 14 से 16 ओवर करने हैं। और अगर फिर कहीं एक बॉलर को ज्यादा लग जाए तो फिर वो 6वें बॉलर का इस्तेमाल करते हैं, वरना वो अपने 5 बॉलर्स के साथ ही जो है वो इनिंग को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी हो रहे थे।
इस सीरीज के अंदर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड किया है। पहले दो मैचेस के अंदर तो चार चार ऑलराउंडर खेलते रहे हैं। आज जो है इंडिया ने एक चेंज किया था कि भाई एक ऑलराउंडर को बिठा के यानी नीतीश कुमार रेड्डी को बिठा के कुलदीप यादव को मौका दिया गया और फिर दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह को बिठा के प्रासिद कृष्णा को मौका दिया गया और इन दोनों ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 236 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया था। आज ऑस्ट्रेलिया की बारी में सिर्फ एक रेनशॉ ने स्कोर किए हैं सिर्फ 56 और उसके अलावा जो मिचेल मार्श है उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली। उसके बाद कुछ इतनी ज्यादा बड़ी इनिंग्स थी नहीं किसी और प्लेयर की। हालांकि पिछले मैच में मिचेल ओवन ने जो है बड़ा अच्छा मारा था। कनोले ने जो है वो बड़ा खूबसूरत किस्म का 61 नॉट आउट किया था और अपनी टीम को जो है वो मैच जितवाया था। और उसके बाद मैट शॉर्ट ने बड़ा अच्छी बारी की थी। तो आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने कोलैप्स किया है नीचे आके। आखिरी जो मेरे ख्याल में उनके 4 या 5 आउट हैं वो 40 रन के अंदर ही हो गए थे। तो वहां पे जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम कोलैप्स कर गई जिसके अंदर बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की हर्षित राणा ने। आज उन्होंने 8.4 ओवर में 39 रन देके 4 आउट किए। उसके बाद प्रासिद कृष्णा को अगर आज मौका दिया गया था तो प्रासिद कृष्णा जो है आज बहुत एक्सपेंसिव रहे। उन्होंने 7 ओवरों में जो है वो 52 रन दिए, 52 रन दिए। उसके बाद कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 50 रन दिए। मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर में 24 रन देके 1 आउट किया। उसके बाद अक्षर पटेल ने 6 ओवरों में 18 रन दिए। अक्षर पटेल जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि इससे पहले ओडीआई या टी20 के अंदर हमारे पास या इंडिया वालों के पास देखने को जडेजा हुआ करता था, तो अब जो है उनके पास ये अक्षर पटेल है जो बैटिंग के अंदर भी स्कोर करके दे देता है और बॉलिंग के अंदर भी अच्छी स्पेल करके दे देता है। पिछले मैच में मेरे ख्याल में 40 रन किए थे अक्षर पटेल ने और आज जो है बॉलिंग के अंदर 6 ओवर में आज जो है वो बॉलिंग के अंदर 6 ओवर में 18 रन दिए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने जो है वो 10 ओवर में 44 रन देके 2 आउट किए। तो ये थी सारी इंडिया की बॉलिंग। अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें तो शुभमन गिल जो है वो आज फिर कुछ ना कर सके। शुभमन गिल ने सिर्फ 24 स्कोर किए और जब से मेरे ख्याल में ये पहली सीरीज हो गई है शुभमन गिल की एज अ कैप्टन और शुभमन गिल जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। शुभमन गिल से बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं क्योंकि भाई आखिरकार प्रिंस कहलाते हैं ना कि भाई प्रिंस शुभमन गिल। और जारी बात है और जिस तरह की बैटिंग है, जिस तरह का स्टाइल है और जिस तरह खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, इनको स्कोर करने चाहिए थे लेकिन ये इस सीरीज के अंदर नाकाम रहे हैं स्कोर करने में। और इन्होंने जो है वो कोई मेरे ख्याल में यही इनका हाईएस्ट स्कोर है इस पूरी सीरीज का 24। उसके बाद जो है वो 69 रन के ऊपर शुभमन गिल आउट हो गए। उसके बाद आए विराट कोहली। विराट कोहली ने जो है वो पहले दोनों मैचेस के अंदर 0 किया हुआ था और मैं जारी बात है विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा, लिटरली मोर देन बाबर आजम। इतना बड़ा मैं विराट कोहली का फैन हूँ कि मेरी जो इंस्टाग्राम की डीपी है ना उसके ऊपर जो प्रोफाइल है मेरी उसके ऊपर विराट कोहली की 2023 वर्ल्ड कप वाली नॉक की जो है वो तस्वीर लगी है। 2023 नहीं, सॉरी 2024 वर्ल्ड कप की जो अभी जीती है रिसेंटली। तो विराट कोहली का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, समझ रहे बात को। तो विराट कोहली ने जो है वो आके खूबसूरत किस्म का रोहित शर्मा का साथ दिया। 168 रन की इन लोगों ने जो है वो पार्टनरशिप लगाई और जिसके अंदर रोहित शर्मा ने अपना 50वां 100 मारा है। 121 रन किए हैं 125 बॉलों के ऊपर और जिसके अंदर 3 छक्के और 13 चौके शामिल थे। असल में ये लोग जब भी खड़े होते हैं स्कोर इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री जो है आपस में मैच करती है। इनको जो है अपने रोल्स का पता होता है कि जारी बात है रोहित शर्मा जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और दूसरी तरफ जो है वो विराट कोहली स्ट्राइक रोटेट करके देता रहेगा और जो बॉल मिलेगा विराट कोहली उसको जो है वो बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे। तो इसीलिए जो है इन लोगों की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत। इन दोनों को जब भी देखो मजा ही आता है। इसलिए तो भाई रोको इज बैक और ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में इनका आखिरी दौरा था। पहले तो एमसीजी में विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, एमसीजी में 0 किया। उसके बाद फिर अगर बात करें एडिलेट में उसके अंदर भी जो है वो विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो गए और मैं बहुत अपसेट हो गया था कि भाई आखिर क्या हो गया है विराट कोहली को। विराट कोहली इज अ लेजेंड इटसेल्फ भाई। जितने रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल में 57 की एवरेज है
और अभी जो है ये 2 मैचेस में 0 करने के बाद विराट कोहली की ओवरऑल एवरेज 47 पे आ गई थी, लेकिन जब आज इन्होंने 74 रन किए तो इनकी एवरेज जो है वापस 50 के ऊपर चली गई। यानी कि एक बंदा अपने कैरियर का एंड कर रहा है, और एंड कैसे कर रहा है कि भाई 50 की एवरेज, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 57 की एवरेज के। भाई यार मैच में जब भी ऑस्ट्रेलिया के सामने आया 57 रन तकरीबन उसने किए हैं, तो भाई व्हाट अ लेजेंड ही इज। और मेरे ख्याल में सेकंड हाईएस्ट ओडीआई स्कोर भी जो है वो उसने कर लिए हैं, या इंटरनेशनल स्कोर कर लिए हैं विराट कोहली ने आज के मैच के अंदर। और उसके साथ साथ रोहित शर्मा ने जो है वो अपना 50वां 100 मारा है, और उसके बाद जारी बात है ये ही 3 आते हैं इंडियंस जिन्होंने सबसे ज्यादा 100 कर रखे हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल में पहले सचिन तेंदुलकर आते हैं, द गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे लोग कहते हैं, जिनके अपने कैरियर के अंदर 100 हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं जिनके 82 हंड्रेड्स हैं, और अब जो है वो रोहित शर्मा है 50 हंड्रेड्स के साथ। भाई तो खूबसूरत, और अभी इनके पास 2027 तक का टाइम है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग 2027 का भी टूर्नामेंट खेलें और उसको जीतें, और उसके बाद ये लोग रिस्पेक्टफुली भाई प्राइडफुली रिटायरमेंट लें और अपनी जिंदगी को खुल के जिए। तो भाई मैं तो बहुत मजे में हूँ कि इनको जो है वो करना चाहिए। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा इसलिए हारे थे क्योंकि जारी बात है, पहले 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हारे थे, ये लोग जो है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि हर मैच के अंदर 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं। पहले मैच के अंदर भी 4 ऑलराउंडर खेले, दूसरे में भी 4 ऑलराउंडर खेले। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो पहले दोनों मैचेस आते थे, क्योंकि ऑलराउंडर या तो आपको बैटिंग में करके दे देगा या आपको बॉलिंग के अंदर कर देगा। बहुत कम ये चांसेस होते हैं कि ऑलराउंडर जो है वो आपको दोनों सिनेरियो में या दोनों पोजीशंस के ऊपर आके स्कोर करके दे दे, दोनों डिपार्टमेंट में जो है वो आपको परफॉर्म करके दे दे। ये बहुत कम होता है, बहुत कम। और सब इसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि भाई दोनों में ही कुछ नहीं किया, बॉलिंग में भी पिटे हैं और बैटिंग के अंदर भी कुछ नहीं किया। तो इस वजह से जो है शायद इंडिया मैच हारती रही है। उसके बाद जो है वो शान मसूद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शान मसूद जो है वो कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स के, यानी कि जो भी मामला होंगे इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके, उसके जो है वो कंसल्टेंट है, वो बताएंगे कि भाई हाँ ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर फिर ये पाकिस्तान में जो भी फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे उसको देखेंगे, साथ जो है वो तनख्वाहों को देखेंगे। फिर हमारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको भी शान मसूद देखेंगे, क्या ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सही बना है कि नहीं। क्योंकि इस दफा का जो 2025 से 27 तक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बना, कहीं से समझ ही नहीं ना आता कि ये कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि इसके अंदर साफ साफ जो है वो व्हाइट बॉल को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और टेस्ट को जो है वो बिल्कुल ही नीचे रखा गया। जैसे कि शान मसूद का आप खुद देख लो, हमारे मोस्टली जो भी फर्स्ट टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो सारे सी या डी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। सिर्फ बाबर आजम, रिजवान और शायद एक आधा प्लेयर है जो कैटेगरी बी के अंदर फॉल करता है। तो ये वाकई ना बहुत ज्यादा हैरान कुन था कि क्यों भाई क्यों। और उसके बाद अगर बात कर लें पाकिस्तान की टीम को लेके, तो मैं सिर्फ इस बात से थोड़ा सा हैरान हूँ कि पाकिस्तान की टीम में मुझे लगता है कि बाबर आजम से ज्यादा जो है ना वो इस वक्त रिजवान जो है वो डिजर्व करता था T20 के अंदर वापसी। लेकिन मुझे सुनने में आया कि आकिब जावेद ने जो है वो रिजवान को उठाया ही या हटाया ही कप्तानी से एक अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए है कि रिजवान ने जो है, आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खुल के बताया था कि ये तो मेरी टीम है ही नहीं। और यही बात जो है वो बाद में बहुत लोगों ने की कि जो भी टीम खिलाई गई है वो सिलेक्ट भी आकिब जावेद की वजह से की गई, आकिब जावेद ने की है। उसके अंदर जो प्लेइंग 11 थी वो भी आकिब जावेद ने बनाई है। और जहां तक बात आई बाबर आजम को ओपन करवाने की, तो वो भी आकिब जावेद का ही फैसला था कि बाबर आजम को ओपन करवा दो। तो ऐसे ऐसे गंदे हम लोगों ने कदम उठाए हैं, फैसले किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हाल के ऊपर खड़ा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि बाबर आजम की टीम में वापसी नहीं है। तो मैं साफ साफ बताता हूं भाई, फरकान पट्टी साहब, आप वो बंदे हो ना जिसको क्रिकेट का A to Z भी नहीं पता, जिसको मोहल्ले के बंदे ने किसी ने क्रिकेट खिलाई नहीं है। आप शायद जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के जो है वो स्टैट्स निकाल लेते हो, उसके ऊपर आप बात कर लेते हो, तो आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन जिस बंदे को जो है ना वो क्रिकेट की जिसने कली कली मोहल्ले क्रिकेट भी ना खेली,
उसको तो ये बोलने का हक ही नहीं है कि वो जो है आके बोले बाबर आजम जैसे, या किसी भी प्लेयर के ऊपर बात करे, उसका तो हक नहीं बना। वो चुप करके ना बस बात करे, अपने काम से काम रखे, कोई दिहाड़ी मजदूरी करो, ये आपके बस की बात नहीं है। आप जो है ना असल में बाबर आजम के बुक्स में पागल हो चुके हो। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि बाबर आजम अगर तो निकाला गया था तो उसकी जगह सलमान अली आओ कप्तान लाना सही था। आप कोई ऐसा कप्तान लेके आते जिसका 140 का स्ट्राइक रेट होता, 30 प्लस की एवरेज होती, समझ में भी आता। आप शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाते, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा होता कि हाँ भाई आपने जो है बाबर आजम को ठीक निकाला है, आपने बिल्कुल ठीक कप्तान बनाया है। कप्तान तो अभी भी आपका ठीक नहीं है, आपने जो है वो एक और फॉर्मेट के अंदर एक और गलत कप्तान बना दिया, शहनशाह अफरीदी। इसके ऊपर तो आपने बात नहीं की, आपने बस इतना कहा कि लाहौर के अंदर के प्लेयर जो हैं वो टीम में भी होंगे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे, वो कप्तानी भी करेंगे। देखो शहीनशाह अफरीदी कप्तानी बनती है, शहीनशाह अफरीदी ने 3 दफा साबित किया है पीएसएल के अंदर कि वो T20 टीम की कप्तानी कर सकता है। उसे T20 टीम की ही कप्तानी देनी चाहिए थी, ना कि ये ओडीआई की। ओडीआई के अंदर रिजवान की असल में उसके साथ बनी नहीं आकिब जावेद के साथ, क्योंकि जब रिजवान जो है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जीत गया था, उसके बाद कमेटी को पता लग गया था, सिलेक्शन कमेटी को, भाई अब तो जो है लड़का हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि लड़का मांग रहा है अपनी मर्जी की टीम, अपनी मर्जी के प्लेयर, जो कि हम देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके अंदर फिर जारी बात है जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसको भी तो देखना है ना। अब बताओ मुझे कहाँ है वो आकिब जावेद, किसी को नहीं पता। आपने मीर हमजा जैसे एक टेस्ट प्लेयर के साथ इतनी बड़ी जाति कर दी, कहाँ है वो खुद भाई टीवी पे बैठ के बोलता है मेरे साथ जाती हुई, और बिल्कुल उसके साथ जाती हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना खूबसूरत किस्म का वो सीरीज खेल के आया टेस्ट, जिसके अंदर उसने वार्नर और ट्रेविस हेड को खूबसूरत आउट किए हुए थे। वो उसके बाद जो है वो बाहर हो गया। 2018 या 19 की बात है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस वक्त भी मीर हमजा ने इतना खूबसूरत परफॉर्म किया था, उसके बाद भी जो है वो मीर हमजा टीम से बाहर रहा है। क्यों बाहर रहा है भाई? वो खुद को बोलता है भाई कोई ऐसा कप्तान ही नहीं है जिसने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे साथ खड़ा हो। बेशक वो सरफराज था, बेशक वो बाबर आजम था, बेशक वो रिजवान, वट जो भी है, लेकिन मीर हमजा जैसे बंदे के साथ जाती हुई है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के चक्कर में ना बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देती है। जैसे बताओ अब अब्बास जो है हर साल काउंटी का टूर्नामेंट खेलने जाता है, काउंटी चैंपियनशिप खेलने जाता है, उनके जो है वो 4 डे क्रिकेट भी खेलता है, ओडीआई क्रिकेट भी खेलता है, उसके अंदर वो परफॉर्म कर करके थक गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस बंदे की कदर ही नहीं है। वो आता है, वो एक सीरीज खेलता है, वो फिर बाहर हो जाता है, वो फिर गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आता कहाँ है भाई। वो आपके लिए इतना खूबसूरत बॉलर था कि आप लोगों ने उसको खुद जाया किया। मीर हमजा को आप लोगों ने जाया किया, हसनैन को आप लोग जाया कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या नाम है इसका, आमिर जमाल ऑलराउंडर, इसको आप जाया कर रहे हो। इरफान खान नियाजी को आप जाया कर रहे हो। बेश हसीबुल्ला खान को आप जाया कर रहे हो। उसके बाद सुफियान मुकीम को आप जाया कर रहे हो। मेहरान मुमताज को आप जाया कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ ना आप किन किन प्लेयर्स को जाया कर रहे हो, मैं आपको गिनती पे गिनवा सकता हूँ। लेकिन पट्टी साहब को सिर्फ जो बंदे नजर आते हैं वो सिर्फ नजर आते हैं कि बाबर आजम नहीं होना चाहिए टीम में और रिजवान नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई T20 की पूरी टीम ही गलत है, क्योंकि उसके अंदर वो प्लेयर फॉल ही नहीं। बल्कि पाकिस्तान की तो T20 की टीम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर ही नहीं है जो T20 खेल सके। आप हारिस से T20 खिलाओगे? मोहम्मद हारिस से? उसने दिखाया हमें, ये पूरे साल के अंदर उसने हमें दिखाया उसने किस तरह क्रिकेट खेली है। साइम अयूब जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई वो 0 पे 0। आपने जो है उसको बैटिंग से निकाल के बॉलिंग का प्रेशर भी दे दिया। वो ना बैटिंग के अंदर कुछ करने को रह गया, बॉलिंग के अंदर वो करके दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही गलत सोच है कि आप उससे जो है वो बॉलिंग कर रहे हो। ये पीसीबी एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, पीसीबी की मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी, कि साइम अयूब से जो है वो 4 ओवर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं भाई? आपके पास बॉलर कम है, आप खिलाओ तो सही बॉलर्स को। आप उस्मान तारिक को लेके गए हो, ठीक है, आपने उस्मान तारिक को अगर खिलाना हुआ तो देखेंगे, क्योंकि पीएसएल के अंदर ही उनके ऊपर एक जो है वो बैन लग गया था। आप जो है फुल स्लीव शर्ट पहन के बॉलिंग करते हैं, तो देखते हैं कि उनको आईसीसी में कितना टिक पाते हैं या नहीं, क्योंकि पीएसएल में ही अगर उनके ऊपर बैन लग गया था, उन्होंने आईसीसी के ऊपर क्या ही सरवाइव करना है। और उनका जो एक्शन है वो वाकई थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग है, कि बंदा उसके ऊपर सवालिया निशान लगा सकता है। एक तो उनका जो रन अप है उसके अंदर है कि वो भाई अपनी मर्जी का जो है वो विकेट के दरमियान में ब्रेक ले लेते हैं, जहां पे बैट्समैन का जो है वो पूरा का पूरा मोमेंटम टूट जाता है, ठीक है।
तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपके पास बहुत सारी प्लेयर्स हैं जिनको आप जाया कर रहे हो। बताओ मुझे वो जानदाद खान किधर है? जानदाद खान के ऊपर कोई काम हो रहा हो, आप मुझे बताओ कि वो हसीबुल्ला खान वापस आ गए, लेकिन आप उसको गलत जगह ले आए हो। आपने जो है वो उसको T20 के अंदर करवाया था। हसीबुल्ला खान T20 ही खेलता था, लेकिन आपने जो है वो उसको ओडीआई की सीरीज में डाल दिया, ओडीआई के टीम में डाल दिया, स्क्वाड में डाल दिया, क्योंकि पता है वहां पे जो है उसकी जगह नहीं बननी, तो वो डगआउट में बैठा रहेगा। उसके बाद हसन अली को आपने जो है वो बगैर कोई T20 का मैच खिलाए हुए टीम से ड्रॉप कर दिया। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि हम लोग बगैर कोई मैच खिलाए कैसे किसी को टीम से बाहर कर सकते हैं। आप यह हो कि आप उसको मैच दे रहे हो, फिर पता लगे या समझ लगे कि हाँ ठीक है भाई आपने उसे बाहर कर दिया। जमान खान किधर है? वसीम जूनियर इतने लंबे अरसे से टीम के साथ है, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? उसका वो क्यों नहीं टीम में मैचेस खेल पा रहा है? सलमान मिर्जा जो है वो ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेशुमार बॉलर हैं जो बैट्समैन है या प्लेयर्स हैं जो जाया हो रहे हैं। हसनैन किधर है? मुझे बताओ ना। आपने उसके ऊपर काम किया, उसके एक्शन के ऊपर काम किया, उसको लंदन भेजा, वो अपने एक्शन के ऊपर काम करके आया, वो किधर है? कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहा। वही प्लेयर घूम फिर के वापस आ जाते हैं टीम के अंदर कि भाई नसीम खेलेगा, हारिस खेलेगा, शहीन खेलेगा। अब तो मिर्जा सलमान भी आ गया, क्योंकि ये लाहौर कलंदर शहनशाह अफरीदी और ये आकिब जावेद की कंपनी का है, तो ये तो खेलेगा। तो ऐसे तो नहीं बनती ना टीम। आपकी टीम बनती है कि भाई आप लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दो, उनके ऊपर काम करो। आपने आकिब जावेद को कहा जी आपके ऊपर काम करेंगे, आपका जो है वो रनअप के अंदर जंप बहुत लंबा है उसको छोटा करेंगे। 3 महीने तक तो आप लोगों ने उससे राब्ता नहीं किया, आप लोगों ने उसको घंटा सिखाना है उसका रनअप ठीक करवाना है, और अभी भी कहीं पता नहीं है कि वो बंदा है किधर। वो बंदा बिल्कुल गायब है। यानी कि जिस बंदे को तबाह करना हो ना, उसको इस तरह के लारे लगा दो कि आपके साथ अभी ये करेंगे, आपके साथ अभी वो करेंगे, तो बस